हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बच्चों न्यायपालिका। और बच्चों न्यायपालिका को इंग्लिश में कहते हैं ज्यूडिशरी। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को हम यानी कि इस चैप्टर को हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों। अब बच्चों स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें जरूरत क्यों होती है, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है। यानी कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं, मुख्य 3 अंग होते हैं सरकार के, उसमें से तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। तो अन्य 2 अंग कौन कौन से हैं वो जानिए। पहला है आपका विधायिका और दूसरा है कार्यपालिका। तीसरा अंग न्यायपालिका है। तो बच्चों इसमें हुआ क्या, विभिन्न व्यक्तियों ने और निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने के लिए पंच के रूप में देखा किसे? न्यायपालिका को। और कानून की शासन की रक्षा करने के लिए और सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को चुना। इसका सेकंड पॉइंट है, इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। तो बच्चों जो ऊपर मैंने आपको बताया कि वो सही फैसले ले सके और अच्छी तरीके से कानून की रक्षा कर सके, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक दबाव ना हो। किसके ऊपर? न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले सके। तो बच्चों इसका थर्ड पॉइंट है आपका, न्यायपालिका जो है बच्चों संवैधानिक लोकतंत्र परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है, यानी कि जिम्मेदार है, लोकतंत्र की तरफ से भी और जनता के प्रति भी वो जिम्मेदार है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसका, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा पहुंचे न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका किसी भी प्रकार की न्यायपालिका के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचा सकती, वो सही ढंग से काम करना चाहिए। और 5वां पॉइंट है बच्चों, न्यायाधीश यानी कि जो अदालत के जजेस होते हैं, कोर्ट के जज जो होते हैं, उनमें कोई भय यानी कि डर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और न्यायाधीश बनने के लिए बच्चों वकालत की और कानून की जानकारी होनी चाहिए। 5वां पॉइंट था बच्चों। छठा पॉइंट है आपका, न्यायाधीश जो ना जब तक सेवानिवृत्त यानी कि सेवा करने के लायक है तब तक वो अपने पद पर अपनी सीट पर बने रहते हैं। और 7 पॉइंट है बच्चों आपका, किसी भी स्थिति में विशेष स्थितियों में न्यायाधीश को हटाया भी जा सकता है, पर लेकिन न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। 8वां पॉइंट है बच्चों आपका, न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। हमारी न्यायपालिका जो है वो विधायिका पर और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों न्यायाधीश की नियुक्ति। अब बच्चों जो हमारे जज होते हैं उनकी नियुक्ति यानी कि उनकी नौकरी से मुताल्लिक क्या है, मतलब अपॉइंटमेंट कहते हैं नियुक्ति को, अपॉइंटमेंट। तो बच्चों जब जज बनने वाले होते हैं या न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उसको कौन कौन प्रभावित करता है नियुक्तियों में, वो जानिए आप। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सब इन्हें प्रभावित करते हैं, इनकी नियुक्ति को। सेकंड पॉइंट है बच्चों आपका, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्या क्या होता है, एक परंपरा चली आ रही है। उसके लिए क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे सीनियर जज होते हैं ना, उनको चुना जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, किंतु भारत में
इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। समझ गए आप? 2 बार तोड़ा भी गया है इस वाली परंपरा को, जैसे कि वरिष्ठ न्यायाधीश को ना बनाकर किसी और को बना दिया हो जज। ये इसी के अंदर थर्ड पॉइंट है इसका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। बच्चों आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस तरीके से चुना जाता है, वो जैसे जो छोटे न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह से कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। फोर्थ पॉइंट है न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों में बने रहे। 4 पॉइंट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों, न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना। अब बच्चों वो क्या है मैं आपको बताऊं। बच्चों पिरामिड रूपी यानी कि पिरामिड का मतलब होता है त्रिभुज नुमा। ठीक है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सबसे बड़ा न्यायालय, जिसके अंडर में सब आते हैं। उच्च न्यायालय भी आता है, जिला न्यायालय भी आता है और अधीनस्थ न्यायालय भी आता है। दूसरा है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होता है बच्चों, जिसके अंडर में जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आता हो। और जिला न्यायालय क्या होता है, जिला न्यायालय वो होता है जो जिला के स्तर पर न्याय करे, उसे जिला न्यायालय कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय बच्चों, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं जो बड़े न्यायालयों के अंडर में आए, अधीन काम करे, उसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि इनका क्षेत्राधिकार कहां तक फैला हुआ है वो देखिए। सबसे पहले पॉइंट आता है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या करते हैं, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद जो हो जाते हैं बच्चों उसका निपटारा करते हैं। और रिट का मतलब होता है बच्चों मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, यानी कि मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को सुलझाना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, उनसे संबंधित जितने भी विवाद होते हैं वो कौन सुलझाता है, रिट। ठीक है बच्चों। चलिए आपका सेकंड पॉइंट है अपीलीय। अपीलीय का मतलब होता है बच्चों गुजारिश करना। ठीक है बच्चों। दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक। अब बच्चों इसमें क्या है, दीवानी फौजदारी जो मामले होते हैं संवैधानिक से जुड़े हुए, वो अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनते हैं, यानी कि उनकी गुजारिश अधीनस्थ न्यायालय सुनते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों सलाहकारी। अब सलाहकारी क्या होता है, किसी को भी राय देना, कोई सलाह देना। जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। कोई भी मामले होते हैं जनहित के या किसी भी कानून के मसले पर सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को। किसके द्वारा, न्यायालय क्षेत्राधिकार के द्वारा। विशेष अधिकार। अब बच्चों इनके पास विशेष अधिकार भी हैं। कौन कौन से विशेष अधिकार हैं, अगर कोई भारतीय अदालत किसी फैसले में, अगर वो सही अदालत का सही फैसले से संतुष्ट नहीं है कोई, तो वो क्या कर सकता है, स्पेशल लाइव पिटीशन की अपील सुनवाई कर सकता है, गुजारिश कर सकता है ये कोई भी। और सेकंड पॉइंट है भारत का न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन। अब बच्चों न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। बच्चों न्याय सक्रियता का मतलब होता है जो समाज में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और समाज में न्याय को बढ़ावा दे, इसे क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अब आगे देखिए आप, इसके मुख्य साधन कौन कौन से हैं ये जान लीजिए आप। पहला है जनहित याचिका और दूसरा है याचिका व्यवहार, सामाजिक याचिका व्यवहार। ठीक है बच्चों। अब कौन कौन से दो साधन थे इनके, जनता द्वारा जो याचिका होती है और दूसरा है सरकार द्वारा जो याचिका होती है। इसका तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 1979 और 1980 में बच्चों क्या हुआ, जनहित की याचिकाओं में
जो न्यायाधीश थे ना, उन्होंने रुचि दिखाई। जो गरीब लोग होते हैं, जो कुछ नीचे वर्ग के लोग होते हैं, वो अदालत का सेवाओं का फायदा नहीं उठा पाते, लाभ नहीं उठा पाते। उन्होंने इसके लिए रुचि दिखाई। उन्होंने ये करा कि जो न्यायालय के जनसेवा और भावना भरे नागरिक होते हैं ना, और वकील, उनके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, याचिका दायर करने की इजाजत दे दी। अब इनके द्वारा वो याचिका दायर करवा सकते हैं अदालत में। 4 पॉइंट है बच्चों, न्यायिक सक्रियता ने क्या करा, इसकी व्यवस्था लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हो गई। यानी कि न्याय सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बना दिया। न्याय व्यवस्था को क्या कर दिया, लोकतांत्रिक बना दिया सबके लिए। अब कार्यपालिका क्या हो गई, उसके अंडर में उत्तरदायी यानी जिम्मेदार हो गई कार्यपालिका। और 5th पॉइंट है आपका, जो मौलिक अधिकार है ना बच्चों, वो सीमित नहीं किया जा सकते, इनके द्वारा वो सीमित नहीं किए जा सकते। अब 6th पॉइंट आता है निवारक नजरबंदी कानून। अब बच्चों निवारक नजरबंदी कानून है क्या, वो जानिए आप। निवारक नजरबंदी कानून का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि कोई भी बड़े कानून, जुर्म या अपराध को निपटाने की में सक्षम हो, उसे निवारक नजरबंदी कानून कहा जाता है। 7 पॉइंट है बच्चों इसका, संविधान का बच्चों जो मूल ढांचा है ना, उसको संसद सहित कोई भी नहीं छेड़छाड़ कर सकता उसके साथ। यहां तक कि संसद भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सिर्फ न्यायालय के अंडर में आती है ये। 8th पॉइंट है बच्चों इसका, भारतीय संविधान में सरकार प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। इसका कहने का मतलब है भारत में जो है ना बच्चों, सरकार के हर किसी का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, पहला विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका हो गया, और तीसरा हो गया न्यायपालिका। तो इनके कार्य क्षेत्र जो ना वो अलग अलग है, विभिन्न है। तो बच्चों इसका नेक्स्ट टॉपिक आ गया सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू। अब बच्चों इसके नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं सक्रिय न्यायपालिका के, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें वो पढ़ने वाले हैं हम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, देखिए, न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा। यानी कि न्यायपालिका जो है बच्चों, इतने बहुत ज्यादा काम का बोझ बढ़ गया, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, न्याय सक्रियता। न्याय सक्रियता जो है ना बच्चों, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करने में मुश्किल हो गया। अब इन तीनों के कार्य यानी कि काम कौन कौन से हैं, इसमें अंतर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है न्याय सक्रियता द्वारा। जैसे कि वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच करना, चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका को दे रखा है। ये इसके नकारात्मक पहलू हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका, इसके अंडर में आता है ये, सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। यानी कि सरकार के प्रत्येक अंग, जितने भी अंग है, 3 अंग है, तीनों अंगों को चाहिए कि वो एक दूसरे को क्षेत्राधिकार की सम्मान करें। हर कोई एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करे, आदर करे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।